हेलो स्टूडेंट्स, दरवेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं डीएलएड के साइंस वाले पोर्शन में से द बेसिक यूनिट ऑफ साइंस का थर्ड पार्ट, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम क्या होते हैं, इसकी संरचना क्या होती है, इसका कार्य क्या होते हैं और न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए, इसके बीच में डिफरेंस करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है जो हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, क्रोमोसोम होते क्या हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तो उस टाइम कुछ धागे जैसी संरचनाएं हमें दिखाई देती है, उन संरचनाओं को क्रोमोसोम बोलते हैं। तो 1875 के अंदर जो है स्ट्रोसबर्गर ने 1875 में इसकी खोज की थी, जबकि 1889 के अंदर वाल्डेयर ने इसको नाम दिया था। क्रोमोसोम नाम जो है वाल्डेयर ने दिया था। तो ये इसके कुछ इतिहास के बारे में। अब हम इसकी संख्या की अगर बात करें, सबसे पहले तो मैंने आपको कराया क्रोमोसोम क्या होते हैं। रिपीट करिए, धागे जैसी संरचनाएं जो कोशिका विभाजन के टाइम हमें दिखाई देती है उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। स्ट्रोसबर्गर ने इसकी खोज की थी 1875 में। 1889 के अंदर वाल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया था। उसके बाद क्रोमोसोम का नंबर, संख्या जो होती है एक जाति के अंदर सेम रहती है, जबकि अलग अलग जातियों के अंदर संख्या जो होती है इसकी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो दो के पेयर में होकर 23 जोड़े क्रोमोसोम रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मटर की मैं बात करूं तो मटर में 14 क्रोमोसोम होते हैं और अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होते हैं। सब संख्याएं जो है याद करनी जरूरी नहीं है, ह्यूमन बीइंग वाली आप याद कर लीजिए, कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शेप की। शेप जो है कोशिका विभाजन के टाइम दिखाई देती है, अलग अलग शेप होती है। वी शेप भी दिखाई देती है, जे भी दिखाई देती है, आई शेप भी दिखाई देती है, एल शेप भी दिखाई देती है, सिंपल छड़ जैसी संरचना भी इसकी दिखाई देती है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वैसे तो देखो स्ट्रक्चर इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको उतना ही बताऊंगी जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। तो आप लोग ऐसे कीजिए, जो मैं डायग्राम बना रही हूँ वो डायग्राम बना लीजिएगा नोट्स में, और जितना मैं बताऊंगी आपको उतना ही नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो बुक में ऐसा अच्छा सा डायग्राम नहीं बना रखा है, तो आप कोशिश कीजिए यहाँ पे पॉज करके वीडियो को बना लेना, जहाँ पे भी मैं स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दूँ। तो इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। दो इसकी भुजाएं होती है और ये बीच में जो है इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो उस टाइम सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रियोल एक संरचना होती है जिसके साथ जुड़ जाता है, और उसके साथ जुड़ने के बाद ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो बाजू होती है इसको क्रोमोनीमेटा बोलते हैं। क्रोमोनीमेटा, 2 क्रोमोनीमेटा है इसकी जो बाजुएं होती है, और ये जो कवरिंग है इसको पेलिकल बोलते हैं, पेलिकल। और ये प्रोटीन की बनी हुई होती है, इसके अंदर जो है 2 धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। इस तरीके से धागे जैसी संरचना हमें दिखाई देती है इस तरीके से। ये वैसे तो एक्चुअल में डीएनए ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका नाम होता है वो होता है क्रोमोनीमा। इसका मतलब होता है कलर्ड थ्रेड। कलर, क्रोमो का मतलब होता है कलर, नीमा का मतलब होता है थ्रेड। तो ऐसा दिखता है कि ये कलर्ड थ्रेड है, रंगीन धागे हैं, इसलिए इसका नाम है क्रोमोनीमा। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, डीएनए है। इसके अंदर जो है लिक्विड सा मटेरियल भरा रहता है इन दोनों बाजुओं के अंदर, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी, वर्डिंग यही रहेगी आपकी। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्रोमोनीमा होते हैं इसके ऊपर इस तरीके से मोती जैसे माला के ऊपर लगे होते हैं, उस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो
ऐसे ही दिखाई देती है कि एक माला में जैसे मोती लगे हुए हों, ठीक है। इनको बोलते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर, ये क्रोमोमियर नाम जरूर है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है कि जब डीएनए कई कई जगह पे गुच्छे बनाता है और उस गुच्छे में क्या होता है कि बीच में हिस्टोन प्रोटीन का एक पार्ट रहता है। हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्रोमेटिन लपेटे हुए रहते हैं, तो वो जो हिस्टोन कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है ये हिस्टोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये इसका भाग है। इसके अलावा जहाँ पे भी हिस्टोन क्रोमोमियर या हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नहीं होता उसको बोलते हैं इंटरक्रोमोमियर। इंटरक्रोमोमियर, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है गुणसूत्र का या क्रोमोसोम का, तो इतना स्ट्रक्चर बना लीजिए और जो जो पार्ट मैंने इसके लिखे हैं या जितना मैंने आप लोगों को बताया है उतना लिख लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। अब हम करते हैं क्रोमोसोम के कार्य या गुणसूत्र के कार्य। गुणसूत्र के कार्य, पहला कार्य क्या होता है, ये आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। आनुवांशिक लक्षणों के का वाहक, वैसे तो डीएनए होता है इसका वाहक, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए रहता है, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या होता है कि जो आरएनए होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन जो बनती है वो आरएनए बनाता है, लेकिन आरएनए जो प्रोटीन बनाता है उसका जो मैसेज होता है, उसकी जो सूचना होती है वो डीएनए के ऊपर जो होती है लिखी हुई होती है। वो सूचना आगे आरएनए को देता है और फिर आरएनए प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण की जो सूचना होती है वो इसका काम होता है। प्रोटीन संश्लेषण की सूचना देना इसका कार्य होता है कि प्रोटीन संश्लेषण की सूचना डीएनए पर होती है और डीएनए आरएनए को देता है, ठीक है। तीसरा कार्य क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ की रक्षा करना। आनुवांशिक पदार्थ की रक्षा। अब देखो, आप लोगों को मैंने बताया था कि क्रोमोमियर होते हैं उसके अंदर, ठीक है, क्रोमोनीमा होता है, वो डीएनए होता है और डीएनए उसके अंदर आर्म्स के अंदर रहता है, तो वो रक्षा करता है। जब कोशिका विभाजन होता है उस टाइम, कोशिका के विभाजन के टाइम आनुवांशिक पदार्थों का जो है रक्षा करना क्रोमोसोम का कार्य होता है। इसके अलावा जीन क्रियाओं का नियंत्रण, जीन क्रियाओं का नियंत्रण। जो जीन क्या होती है, आनुवांशिकी की इकाई होती है, ठीक है। आनुवांशिकी की इकाई जो है वो क्या करती है, प्रोटीन, बहुत सारी जो जीन होती है उसके जीन क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों को लेके जाती है, लेकिन कुछ प्रोटीन्स होती है जो क्या करती है, इन जीन के कार्यों को नियंत्रित करती है कि कौन सा जो गुण आगे लेके जाना है, कौन सा नहीं लेके जाना, या कौन सा किस टाइम पे लेके जाना है। तो इस तरह का जो नियंत्रण है वो सारा कौन करता है, कुछ प्रोटीन करती है, और वो प्रोटीन जो है डीएनए के बीच में रहती है, या हम कहें कि जो क्रोमोसोम होता है वो उसकी जो है उसको रखता है अपने पास, ताकि आगे नियंत्रण करे, जीन की नियंत्रण के टाइम वो हेल्प करे, ठीक है। पांचवा जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर मैंने आपको बताया था, वो कोशिका के अंदर, कोशिका में डीएनए का सही विभाजन करने में हेल्प करता है। अब आपको पता है कोशिका का जब विभाजन होता है तो जो है डीएनए या क्रोमोसोम जो है हाफ हो जाते हैं, तो वहाँ पे सेंट्रोमियर जो बीच का पार्ट होता है, प्राथमिक संकीर्णन जो होता है, वो उसके सही विभाजन में सहायता करता है। तो ये कुछ कार्य है गुणसूत्र के, आपकी बुक में कम दिए हुए हैं, मैंने एक्स्ट्रा करवाए हैं, तो ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल करेंगे हम, डीएनए आरएनए में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड,
न्यूक्लिक एसिड की जो खोज है वो की थी फ्रीडरिक माइसर ने। फ्रीडरिक माइसर ने 1869 के अंदर जो है फ्रीडरिक माइसर ने पस कोशिकाओं के अंदर इसकी खोज की थी। उसने देखा कि पस की कोशिकाओं में जो है न्यूक्लिक अम्ल, तो बाद में नाम दिया गया था, सॉरी, पस कोशिकाओं के अंदर जो है फास्फोरस तो बहुत ज्यादा है लेकिन सल्फर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रोटीन नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि पहले इसको प्रोटीन माना जाता था कि जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए जो है वो क्या है, प्रोटीन है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें फास्फोरस ज़्यादा है और सल्फर नहीं है, जबकि प्रोटीन में सल्फर होता है। इसलिए ये माना गया कि ये जो है प्रोटीन नहीं है। इसके बाद एल्टमान था, उसने 1889 के अंदर उसने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड इसका नाम दिया। क्या नाम दिया इसका? न्यूक्लिक एसिड। इसमें अम्लीय तत्व थे इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड दिया। उसके बाद कोसेल, कई लोगों का योगदान है, मैं सिर्फ मुख्य कुछ लोग थे उन्हीं के बारे में बता रही हूँ। कोसेल ने 1893 के अंदर इसके प्रमुख घटकों का पता लगाया था कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसके प्रमुख घटक कितना फॉस्फोरस है, कार्बन है, राइबोस शुगर है, या फिर पेंटोज शुगर है, ये बहुत सारी चीजें होती है इसके स्ट्रक्चर में, वो हम डिटेल में नहीं करने वाले क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो वो जो मुख्य चीजें थी वो बताई थी इसने। इसके लिए 1910 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला था कोसेल को। ठीक है, तो इन तीन का नाम सफिशिएंट होगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं डीएनए का महत्व, क्योंकि जो अगर हम करें तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो होते हैं, आरएनए और डीएनए। तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डीएनए आरएनए का जो डिफरेंस है वो आता है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो हम इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे, डीएनए जो होता है वो कहाँ पे होता है? डीएनए मेनली केंद्रक के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, जैसे केंद्रक मैंने बताया न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनके अंदर डीएनए होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इसके जो काम क्या होते हैं, इसके प्रमुख कार्य या महत्व अगर हम कहें तो इंपॉर्टेंस अगर कहें तो दो तीन इंपॉर्टेंस है वो लिख लीजिए। पहली है डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। पहली क्या है? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। क्रोमोसोम के साथ ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही निहित रहता है। हालांकि इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने पहले बताया, तो मैं आपको सिंपल भाषा में ही बता रही हूँ। दूसरा है कोशिका के कार्य का नियंत्रण। डीएनए जो होता है कोशिका के कार्य का नियंत्रण करता है। तीसरा इसका कार्य क्या होता है? डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए को सूचना देता है। डीएनए के पास प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है जो आगे आरएनए को देता है। डीएनए जो है आरएनए बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, किसने इसको नाम दिया, किसने इसके घटकों का पता लगाया। उसके बाद मैंने बताया दो तरह के होते हैं, आरएनए, डीएनए। उसके बाद मैंने बताया कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। और डीएनए का जो इंपॉर्टेंस, इसके क्या महत्व है? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, कोशिका के कार्य का नियंत्रण करता है, डीएनए के पास प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है, डीएनए आरएनए बनाता है। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट टॉपिक करेंगे डीएनए और आरएनए के अंदर डिफरेंस क्या है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई सारी बुक में कई बार एग्जाम में आया भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके लिए मैंने पहले ही लिख लिया है
डीएनए और आरएनए की डिफरेंस अब मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा, इसमें जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, इसमें राइबोज शुगर होता है, जो नाम से ही आपको पता लग जाएगा। तीसरा, नाइट्रोजीनियस बेस, इसमें चार नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, 2 प्यूरिन होते हैं, 2 पायरिमिडीन होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। जबकि इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे मैंने बाकी के 3 नहीं लिखे हैं, सिर्फ डिफरेंस वाला लिखा है। इसमें थायमिन होता है और इसमें यूरेसिल होता है, ठीक है। इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है डीएनए में, इसमें द्विगुणन की क्षमता नहीं होती। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, जैसे सीडी होती है ना, सीडी के बीच में पाए होते हैं और 2 सीडी के पोल होते हैं, वैसे होते हैं। जबकि अगर इधर हम देखें तो एक साइड से सीडी का पोल है और बीच में पाए हैं, दूसरा पोल नहीं है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है। आपको जस्ट इतना ही लिखना है, आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ठीक है। ये अनुवांशिक पदार्थ है, ये अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। ये स्थायी होता है, सिर्फ केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है, जैसा कि मैंने 9th पॉइंट में लिखा हुआ है। ये वहीं पे रहता है, घूमता नहीं है। ये अस्थायी होता है, डीएनए से बाहर निकलता है, सॉरी केंद्रक से बाहर साइटोप्लाज्म में रहता है और वहां पे जो है घूमता है, ठीक है। 8वां जो है, इसके अंदर डीएनए, आरएनए तो जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जबकि डीएनए प्रोटीन संश्लेषण की सूचना रखता है, जो आगे आरएनए को देता है। उसके बाद जो 9th पॉइंट है वो ये है कि डीएनए जो होता है वो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है, जबकि आरएनए जो होता है वो राइबोसोम, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये कुछ डिफरेंस मैंने बताए हैं, आप लोग ये लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। आपके बुक में कम दे रखे हैं, मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं, तो आप यहाँ से अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो कमेंट बॉक्स में पूछिए आप मेरे से, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू।